अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि अभी तक हम एक बूस्टर सीरीज चला रहे हैं, जो बूस्टर सीरीज है जून 2025 के क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें अभी तक मैंने लगभग 110 यानी 110 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज की सीरीज में मैं 111 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाली हूँ। जिनको मेरे बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो एक थोड़ा सा डिटेल आपको दे देती हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है और अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरा बैचलर मास कम्युनिकेशन में हुआ है और मास्टर्स भी मैंने मास कम्युनिकेशन से ही किया है। वहीं अगर अपने मीडिया के एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 3 साढ़े 3 साल का मुझे मीडिया में एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने एंकर, रिपोर्टर और न्यूज कंटेंट राइटिंग के तौर पे काम किया है। वहीं टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो लगभग 1 साल का मुझे बीएफआईटी कॉलेज में टीचिंग का एक्सपीरियंस है। वहीं वर्कशॉप्स की बात करें तो मैंने रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर मैंने सर्टिफिकेट्स वगैरह भी ले रखे हैं। नाउ एक एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो मेरा अभी रिसेंट 2025 जून अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाइड हुआ है, और ये रहा मेरा ओवरऑल प्रोग्रेस। ठीक। अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आज हम जून 2025 के क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। 111 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन आया था, आपको पता होगा। तो आंसर क्या है, आंसर है रीड हेस्टिंग एंड मार्क रेंडोल्फ। क्या है, रीड हेस्टिंग एंड मार्क रेंडोल्फ। ये हम सभी को पता है, रीड हेस्टिंग है, मार्क रेंडोल्फ है। लेकिन थोड़ा सा हम ना नेटफ्लिक्स के बारे में जानते हैं, नेटफ्लिक्स होता क्या है। अब देखो, नेटफ्लिक्स की जो शुरुआत है वो 29 अगस्त 1997 में हुई थी। कहाँ से हुई, कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए से इसका हेडक्वार्टर है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और रीड हेस्टिंग एंड मार्क रेंडोल्फ जो है यहाँ के फाउंडर रहे हैं। वहीं कुछ फेमस प्रोग्राम की बात करते हैं कि पॉपुलर जो प्रोग्राम है, शो है, वो कौन कौन से रहे हैं। एक है स्ट्रेंजर थिंग्स, जो कि एक थ्रिलर प्रोग्राम था, वो इसका है स्ट्रेंजर थिंग्स। एक है मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट तो बहुत फेमस है, जिसमें आपको याद है कि वो एक शकल हुआ करती थी, वो मास्क रहता था, उस मास्क को लेकर ही जो है पैसों की चोरी वगैरह होती थी, रॉबरी होती थी। तो ये वो वाला शो है। एक आता था द क्राउन वाला, ये भी फेमस है। और नार्कोस जो है ये भी है। एक स्क्वाड गेम हो गया, वेनेसडे हो गया, और एक ब्रिजरटोन हो गया। ब्रिजरटोन ये एक रोमांटिक पीरियड वाला शो है। ठीक है। वेनेसडे जो है ये एक हम कह सकते हैं एक फैमिली शो था वेनेसडे, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर था नेटफ्लिक्स के अंदर। कौन कौन से शो हैं देखो, स्ट्रेंजर है, मनी हाइस्ट है, स्क्वाड गेम है, क्रोन है, नार्कोस है, और आपका वेनेसडे है, और एक ब्रिजरटोन है। तो ये सब आपके क्या है, फेमस शो हो गए। ठीक है। अब हम ना इसके क्वेश्चंस के बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि अब की बार तो ये एनटीए ने ये पूछना ही नहीं है कि नेटफ्लिक्स के फाउंडर कौन है। अब की बार वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। इसमें से हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस को लेकर भी वो तुम्हें कंफ्यूज करे। तो ऑप्शंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि नोरी ओ ओगा। नोरी ओ ओगा जो है ये सोनी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट। कौन, नोरी ओगा, सोनी कॉर्पोरेशन के। एलन ट्यूरिंग जो है फादर है कंप्यूटर साइंस के। ठीक है। और माइकल मार्क्यूला जो है वो सेकंड सीईओ हैं एप्पल के। किसके, एप्पल के सेकंड नंबर के सीईओ हैं। एलन मैकलीन की बात करें तो ये कोई नेटफ्लिक्स से रिलेटेड है ही नहीं, ये जस्ट एक एंटरप्रेन्योर हैं जो वर्क कर रहे हैं। वहीं हम स्टीव वॉजनिक की बात करें तो ये भी को फाउंडर रह चुके हैं एप्पल के। स्टीव वोजनिक, को फाउंडर ऑफ एप्पल। डेविड रेंडोल्फ जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको यहाँ पे ऑप्शन, डेविड रेंडोल्फ। तो क्लियर हो गया। नॉरी ओ ओगा जो है वो आपके हो गए सोनी सोनी कंपनी के प्रेसिडेंट। एलन ट्यूरिंग जो हो गए वो फादर हो गए किसके, आपके कंप्यूटर साइंस के। और माइकल म्यूका जो है वो हो गए आपके सेकंड नंबर के सीईओ एप्पल के। एलन मैकलोइन जो है वो एंटरप्रेन्योर है। स्टीव वॉजनिक जो है वो आपके को फाउंडर हैं एप्पल के। और डेविड, ये तो कंफ्यूज के लिए दिया है। और रीड हेस्टिंग एंड मार्क रेंडोल्फ ये तो खुद फाउंडर है नेटफ्लिक्स के। ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब हम 112 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसमें पूछा गया है मीडिया और उसके ओनरशिप के बारे में। दो दोस्तों, आप ना वीडियोस को देख तो रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो।
प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और ये बूस्टर सीरीज आपको हेल्प करेगी दिसंबर 2025 के अटेम्प्ट को लेकर, ये मेरा दावा है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला है, मीडिया, मीडिया में क्या लिखा है, फॉक्स न्यूज। फॉक्स न्यूज मीडिया किस चीज के ओनर में आती है, वो आती है रूपर्ट मर्डॉच के उसमें। किसमें, रूपर्ट मर्डॉच। अब रूपर्ट मर्डॉच का आप बात करें तो ये 21st सेंचुरी से चला आ रहा है, जैसे कि अभी चल रही है। तो इसमें जो है जितनी भी फैमिली है रूपर्ट मर्डॉच की, वो इसके अंदर आती है, फॉक्स कॉर्पोरेशन के अंदर। अब सेकंड है न्यू लाइन सिनेमा। न्यू लाइन सिनेमा वार्नर ब्रदर के अंदर आता है, वार्नर ब्रदर इसका ओनर है। और एक तरीके से डिस्कवरी वगैरह की यहाँ पर जो है बात कही गई है। वहीं मूवीज की बात करें तो देखो, इससे एक मूवी भी जनरेट हुई है, द लॉर्ड, एक ही नहीं मतलब एक फेमस मूवी यहाँ पे दी है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग ट्रायोलॉजी। क्या है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग ट्रायोलॉजी। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस समय जो है CSIR यूजीसी नेट के फॉर्म आ गए हैं। अब साइंस साइड वालों के तो फॉर्म आ गए हैं, इट मींस कि अब यूजीसी नेट वालों के भी फॉर्म आ सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि इस हफ्ते के एंड तक तो फॉर्म आ जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि फॉर्म अक्टूबर की फर्स्ट वीक, यानी कि आपके दशहरे के बाद तक फॉर्म आ सकते हैं। ये एक गेस है, क्योंकि इतना तो क्लियर हो गया कि यूजीसी जब CSIR के फॉर्म आ चुके हैं, उनका डेट भी डिक्लेयर हो गया है, 18 दिसंबर उनका एग्जाम है। तो इट मीन्स मुझे जहां तक लगता है कि अब यूजीसी नेट के भी फॉर्म आ जाएंगे। सो अब हम देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम। वियाकॉम, सॉरी वियाकॉम जो है ये पैरामाउंट पिक्चर से ऑर्गेनाइजेशन है। अब इन दोनों ने देखो, जब ग्लोबल मीडिया कंपनी बनी, बनाने की बात हुई तो कैसे बनी, दो चीजों को मर्ज करके, एक तो वियाकॉम को और एक पैरामाउंट पिक्चर, ये दो चीजों को जब मर्ज किया गया तो ये ग्लोबल मीडिया कंपनी बनी। ठीक है। अब देखो एबीसी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है। क्या है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी। एबीसी के जो ओनर है वॉल्ट डिज्नी कंपनी, ये 1996 में बनी है। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसका क्या है, वो देख लेते हैं। देखो जैसे सबसे पहले है फॉक्स मीडिया। फॉक्स मीडिया के रूपर्ट मर्डॉच है, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा है न्यू लाइन मीडिया, यानी कि ए का तो हमारा थर्ड हो गया। न्यू लाइन मीडिया, न्यू लाइन मीडिया के क्या है, वार्नर ब्रदर है, तो बी का सेकंड हो गया। वियाकॉम के कौन है, पैरामाउंट पिक्चर हो गया, फोर्थ हो गया। और एबीसी के क्या है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी, यानी कि 1996 में जो आई थी वो है। इससे इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। किसकी, 113। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। ये क्वेश्चन आप देखो, एनटीए किस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है। एनटीए उस तरीके के क्वेश्चन नहीं बना रहा है कि भाई एक आध डाल दे रहा है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ या फाउंडर ऑफ, जस्ट 1 2 क्वेश्चन। बाकी 7 8 10 12 क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड। और इनमें से आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, जो अगर आपने फैक्चुअल डाटा रटा हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब पेपर पता है कैसा आ रहा है, फैक्चुअल भी आ रहा है, साथ में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी आ रहा है, मतलब जिन्होंने इन डेप्थ पढ़ा हुआ है उस बेस्ड भी आ रहा है। तो दोनों का मिक्स टाइप पेपर आ रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा ना लॉजिकल क्वेश्चन भी है, जिसने मतलब ना भी पढ़ा हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है, सोशल शेपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी क्लेम दैट टेक्नोलॉजी आर कंटिन्यूअसली रीमेड बाय द थिंग यूजर डू विद देम। क्या ये ऑप्शन सही है, देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, चीजों को शेप करने का, सोशली शेप करने का काम किया है। अब देखो, अगर आप घर बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आप घर बैठे हो, आप कहीं नहीं जाते हो, तो आप कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो, बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट, बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप उसके हिसाब से जो है चीजें ग्रैब करते हो, और आप सीखते हो, और सीखने के साथ साथ आप चेंज भी होते हो। तो वो ऑप्शन यही बोल रहा है कि क्या ऐसा होता है, हाँ होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या है, सही हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। अब टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट था वो थ्रस्टन वेबलन ने दिया था, ये तो हम सबको क्लियर है। मार्शल मैकलुलन जो है इसको आगे डिफाइन किया था। बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पर्पस, क्या पर्पस है कि टेक्नोलॉजिकल हैव नो पावर टू ड्राइव ह्यूमन एक्शन एंड सोशल चेंज। वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं ह्यूमन एक्शन के अंदर। इज इट ट्रू,
नो, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी की मदद से कोई चेंज ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर देखो, जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे इंसान घर में फंस गया था, उसको बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो घर बैठे सारी नॉलेज, उसके अंदर चेंजेस वो कैसे हो रहे थे, टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहे थे। लोग इवन उस टाइम पे यूट्यूब इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ऐसे ही हो गया था क्योंकि लोग देख रहे थे। लोग क्या करते, ना कहीं रोजगार था ना कुछ था, घर बैठे अपना सारी चीजें करनी थी। तो ये ऑप्शन गलत है, वो कह रहा है नहीं होता ह्यूमन के एक्शन में कोई चेंज नहीं। तो ये गलत है, बी ऑप्शन गलत हो गया, यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक है। अब बी ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 में, तो यानी 1 और 4 तो हमारे कट हो गए। अब बचता है सेकंड और थर्ड। हमें फर्स्ट से ये क्लियर होगा कि भाई जो फर्स्ट है तो फर्स्ट तो सेकंड में ही है, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्लियर है, तो ए डी ई इसका आंसर हो जाना है। लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस भी समझने हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, द लिमिट इफेक्ट अप्रोच। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी किस किस को पता है? लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी 1944 की थ्योरी है। कब की है? 1944 की थ्योरी है। और ये थ्योरी जो है वो बोलती है कि एक जो इफेक्ट पड़ता है मीडिया का, वो ओपिनियन लीडर के थ्रू लोगों तक पहुंचता है। अब यहां पर बोल रहा है कि दिस अप्रोच सजेस्ट दैट मीडिया हैज अ डायरेक्ट एंड यूनिफॉर्म इन्फ्लुएंस ऑन ऑडियंस। तो इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो, क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है मीडिया के ऑडियंस के ऊपर? नहीं भाई, ओपिनियन लीडर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब डी ऑप्शन को देखो, द कल्टीवेशन एनालिसिस सजेस्ट दैट मीडिया डिस्टॉर्ट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ऑडियंस। अब कल्टीवेशन थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज गार्नर ने दी थी, 1962 की थ्योरी है। अब कल्टीवेशन थ्योरी क्या कहती है? कल्टीवेशन ये थ्योरी ये कहती है कि जब हम ज्यादातर मीडिया के कंटेंट को देखते हैं, इफ वी सी लॉट्स ऑफ क्राइम पेट्रोल, वी थॉट दैट सोसाइटी इज जस्ट लाइक दैट। सो ये क्या बात है? यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि मीडिया जो है ऑडियंस के व्यू पॉइंट को डिस्टॉर्ट करती है, यानी कि उसकी मेंटल चीजों को चेंज कर देती है। तो ये ऑप्शन ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही हुआ। अब ऑप्शन नंबर ई की तरफ आ जाओ, क्या बोल रहा है, द यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, 1959 की थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी ये कहती है कि अभी तक मीडिया जो है वो ऑडियंस के पास अपना कंटेंट देने का काम कर रहा है, लेकिन ये थ्योरी ये बताती है कि अब जो लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखना पसंद करेंगे। लाइक अगर मुझे कॉमेडी सीरियल देखना है और किसी को क्रिकेट देखना है, तो अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखा जा रहा है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, this approach said that people actively selected media contexts they used to gratify their select need। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेटिस्फाई कर रही हूँ। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए डी ई, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सो 113 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आप देखो क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है। 114 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि हम हवा में जो चल रहे हैं वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वही इसका आंसर कर पाएगा। अब देखो क्या लिखा है, इंटरनेट इज अ मीडियम दैट फैसिलिटेट स्पेंडिंग मोर देन टाइम विद रियल ह्यूमन बीइंग। वो कह रहा है कि इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा समय में जो रियल ह्यूमन बीइंग है वो अपना स्पेंड कर रहे हैं टाइम। तो क्या ये सच बात है? आज के समय में हम ज्यादा समय रियल ह्यूमन बीइंग के साथ अपना स्पेंड कर रहे हैं या फिर अपना मोबाइल में लगे हुए हैं? हम ज्यादातर अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं ना। हम ऐसे तो है नहीं कि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में चार लोग आपस में बैठा करते थे, गपशप हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा माहौल रह नहीं गया है। अब तो कोई चार आपस में कोई बैठता ही नहीं है, घर वालों को ही देख लो, सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, वाईफाई घर पे लगा हुआ है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई मोबाइल में गेम खेल रहा है, कोई अपना सीरियल देख रहा है। मतलब किस तरीके का माहौल हो गया। घर में भी आपस में पहले गेट टुगेदर होता था, वो माहौल भी जा चुका है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि भाई इसने तो रियल ह्यूमन बीइंग को टाइम स्पेंडिंग वाला बना दिया है। गलत, जबकि सब तो अलग अलग हो गए हैं, तितर बितर हो गया है, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो ए ऑप्शन तो कतई जहर है, यानी कि हो ही नहीं सकता। तो ए ऑप्शन किस किस में आया, 1 और 3 में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा कट हो गया है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहां पर बोला गया है अगला, इंटरनेट यूज एसिलरेट इंडिविजुअलाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट है, इंडिविजुअल कर दिया है इंटरनेट ने, क्योंकि आज के समय में हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को देख रहा है, सर्च कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो सही है। अब
ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, इन अ कम्युनिकेटिव फील्ड द फर्स्ट एज मीडिया। फर्स्ट एज मीडिया में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे कि पहले के जमाने में क्या क्या मीडिया चलती थी, रेडियो चलता था, टेलीविजन चलता था, जिसमें दूरदर्शन जैसे शो आते थे। फिर उसके बाद आपका जो हो गया न्यूज़पेपर हो गया। ये वाले शो में इज अ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टराइज्ड बाय अ फॉर्म ऑफ सेपरेशन एंड यूनिटी। क्या इसने सेपरेट कर दिया है यूनिटी को, या क्या इसने फॉर्म को सेपरेट कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखो, इस समय क्या क्यों सेपरेटिटी की बात यहाँ पे एक्सेप्ट हम करेंगे, क्योंकि देखो जो वो है, क्या बोलते हैं, इंटरनेट, जो ये इंटरनेट ने तो खैर हमको एक जगह में बांध दिया है और हम उस जगह बैठे बैठे काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या था ना, आज के समय में हमारे पास एक्टिव है हम लोग, क्योंकि हम ना रिस्पॉन्स कर देते हैं। लेकिन उस टाइम पे रिस्पॉन्स करना, फीडबैक देना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। इसीलिए क्या होता था, एक यूनिटी बनाना, एक यूनिटी, मतलब कहते हैं ना, आज के समय में आपको पता होगा जैसे कि अभी यूके ट्रिपल एससी का पेपर पोस्टपोन हुआ है, तो उसको लेके कितना धरना प्रदर्शन चल रहा है उत्तराखंड में खासकर। तो अब यूनिटी, अब वो कैसे आई यूनिटी, इंटरनेट की वजह से। लोगों को पता है भाई कहाँ कहाँ दंगे फसाद हो रहे, कहाँ कहाँ क्या क्या धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो यूनिटी का मामला है। लेकिन उस समय ऐसा होता ही नहीं था। उस समय क्या था कि भाई लोग इतना ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, और जो थोड़े बहुत पढ़े थे उनके पास कोई फीडबैक का साधन नहीं था, जिस वजह से क्या होता है, सेपरेट हो जाती थी यूनिटी। ठीक है, यूनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, ये बात बिल्कुल सच है। तो सी ऑप्शन ठीक हो गया। तो ए के बाद, सॉरी ए सॉरी बी के बाद सी, बी के बाद सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ अभी भी चल रहा है। अब हम डी और ई पढ़ते हैं। डी क्या बोल रहा है, ब्रॉडकास्ट इन्वॉल्व अ टेम्परल सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। देखो, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, टेलीविजन और रेडियो। अब इस समय में जो कम्युनिकेशन का साधन था वो यही तो था, रेडियो और टेलीविजन। इसकी मदद से ही क्या होता था, सेपरेशन बना रहता था। कैसे, एग्जाम्पल समझ, समझो जैसे कि रेडियो है, रेडियो में वर्ल्ड वॉर 2 की खबरें आ रही हैं, जैसे कि मान के चलो एलियन का अटैक हो गया, वो जो ऑसन वेल्स ने मतलब अफवाहें फैलाई थी। तो वो जो अफवाहें फैलाई थी, तो उसका क्या इम्पैक्ट देखा गया, उसका इम्पैक्ट तो यही पड़ा ना कि लोगों को पता नहीं था, लोग डर गए थे। तो एक तरीके से अगर फीडबैक का साधन यहाँ पे भी होता तो काम चल जाता, लेकिन नहीं चला। तो इसीलिए डी वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो ए बी सी डी, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ई वाला ऑप्शन गलत क्यों है। देखो क्या लिखा है, द वर्ल्ड वाइड वेब कैन डिलीवर रेडीमेड मास टू एडवर्टाइजर। क्या बनी बनाई चीजें जो है रेडीमेडली हर लोगों को एडवर्टाइजर दे रहा है, www? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मास ऑडियंस है वो तो अब क्या बोलते हैं, कन्वर्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि हर कोई जो है, सॉरी, मास ऑडियंस जो है वो डाइवर्स हो गई है। क्योंकि डाइवर्स और कन्वर्स में क्या अंतर होता है, कन्वर्स होना जैसे कि हम डिपेंड ऑन द मोबाइल फोन, कुछ भी करना है, कॉल करनी है, ये करना है, वो करना है, इस चीज पे। लेकिन अब यहाँ पे मोबाइल फोन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही वेबसाइट की, www की। तो अब इन वेबसाइट्स में सारा डाटा अवेलेबल है, लेकिन क्या है, लोग अपने अकॉर्डिंग चीजों को सर्च करना पसंद करते हैं। जैसे कि अभी आप कुछ भी सर्च करोगे तो चैट जीपीटी पे चले जाओगे, जेमिनाई पे चले जाओगे। तो अब ऐसा हो रहा है कि हम अपने अकॉर्डिंग डाटा सर्च करें। कुछ लोग तो अभी भी गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें हम पे डिपेंड करती है कि हम कौन सा वेबसाइट सर्च कर रहे हैं। तो ये मास पे डिपेंड नहीं करेगी कि हर कोई यहाँ पे कन्वर्स नहीं है कि भाई एक ही चीज पे डिपेंड है, नहीं, यहाँ पे डाइवर्जेंट बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम डिपेंड है। तो इसीलिए ई वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, बी सी डी। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया 114 नंबर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं 115 नंबर के क्वेश्चन को लेके। अब ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखा आपने, क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने अभी तक कराए स्टेटमेंट बेस के थे, तीसरा वाला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस का है। आप देखो क्या बोल रहा है, याहू वॉज ओरिजिनली कॉल्ड स्विफ्ट गाइड टू वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या वो ये नाम था इसका, स्विफ्ट, स्विफ्ट कॉल्ड? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देख के पता लग रहा। तो गलत है, ए वाला ऑप्शन कट गया। तो वन ऑप्शन तो कट गया, ठिचक कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। याहू के बारे में, याहू जो है, इसको ओरिजिनली इसका नेम किसने दिया था, जेरी एंड डेविड गाइड ने। किसने? जेरी एंड डेविड गाइड ने इसका नाम दिया था अप्रैल 1994 में। ये जो है इसका नाम देकर इसकी शुरुआत हुई, याहू इसे बोला गया, याहू, yahoo.com, जिसमें सर्चिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जेरी एंड डेविड ने दिया था। क्लियर? ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन देखो, एआई सिस्टम हैव द एबिलिटी टू इनेट अ थॉट एंड इवेलुएट अ रीजनिंग, इट इज ट्रू?
नो इट्स नॉट ट्रू। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एआई से आप एआई से कुछ भी पूछोगे तो वो आपको क्वेश्चन का आंसर देगा। आपके आपकी इनेट आइडिया जो कि इन डेप्थ एनालिसिस वाली चीज होती है उसको तो बूस्टअप नहीं करेगा ना। आपके इनेट आइडिया को तो बूस्टअप नहीं करेगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे सकता है जस्ट क्योंकि वो एक एक एआई है। वो आपका दिमाग नहीं है, वो एक एआई है जो जितना उसके अंदर इंफॉर्मेशन फीड है वो उसके हिसाब से आपको आंसर देगा। तो ये आंसर तो गलत है ना कि वो इनेट आइडिया नहीं डेवलप करता है, इसीलिए ये आंसर गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम आया कब था? 2010 में, 6 अक्टूबर 2010 में आया था। अब देखो क्या बोला जा रहा है, फैसिलिटेट द यूज ऑफ वन ऑफ द 11 डिफरेंट फिल्टर टू एनहांस फोटो क्वालिटी। बिल्कुल, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है आजकल देखो उसमें रील्स चलती हैं और फोटोज वगैरह में फिल्टर लगाए जाते हैं, तो ये तो कॉन्सेप्ट है ही है। तो सी ऑप्शन तो होना ही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। लेकिन हम आगे एक ऑप्शन भी समझते हैं। अब देखो स्नैपचैट, स्नैपचैट का कब आया था? 2011 में। तो जब स्नैपचैट का ओरिजिन हुआ था तो इसको हम पिकाबू भी कहते थे। क्या कहते थे? पिकाबू कहते थे, बिल्कुल सही है। अब देखो, ANN आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क, न्यूट्रल मतलब हर किसी को मिलेगा वैसा वाला नेटवर्क, इज अ बायोलॉजिकल न्यूट्रल नेटवर्क। बिल्कुल, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हर किसी को हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है और जिससे जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए एज अ बायोलॉजिकल वे वो उसको मिल रही है। तो इसीलिए CDE ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। 115 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए। नाउ अब हम बात करते हैं 116 नंबर के क्वेश्चन को लेके। देखो क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो अगेन फोर्थ नंबर का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड। क्या बोला जा रहा है, डिजिटल राइट मैनेजमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल टूल। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। बिकॉज डिजिटलाइजेशन की वजह से तो हम टेक्नोलॉजिकल चीजों से जुड़े हुए हैं, एक टूल से जुड़े हुए हैं, सही बात है। अगला बोला जा रहा है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अमंग कंट्रीज। क्या इसका काम ITU का फ्री फ्लो करना है इंफॉर्मेशन? नो, इट्स नॉट वर्किंग फॉर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स वर्किंग टू स्टैंडर्डाइज द रूल्स रेगुलेशंस। तो स्टैंडर्ड्स बनाना। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंदर जो सर्विस आती है जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, इनका काम है इसके लिए रूल्स बनाना, नेटवर्क के लिए रूल बनाना, ये काम है। ये काम नहीं है कि इंफॉर्मेशन को फ्लो करना। इंफॉर्मेशन का फ्लो करना तो गूगल गूगल करेगा ना, इंफॉर्मेशन को फ्लो चैट जीपीटी करेगा ना, इंफॉर्मेशन को फ्लो जेमिनाई करेगा ना। अब ये तो करेगा नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। तो बी कहाँ कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो 1 एंड 3 तो कट गया, अब बचे दो। क्या? ए और सी। लेकिन हमारा ए तो बिल्कुल सही है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया, ACD आंसर है। अब सी ऑप्शन भी ठीक है। देखो, बिट टॉरेंट इज एन ओपन सोर्स प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ फाइल्स। बिल्कुल, ये बिट टॉरेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सोर्स है जहां पे आप फाइल को एक्सचेंज कर सकते हो। बिल्कुल, ये नहीं पता हो किसी को तो जान लो, बिट टॉरेंट में फाइल्स वगैरह को एक्सचेंज करने का काम किया जाता है। तो सी ऑप्शन ठीक हो गया। आप देखो अगला ऑप्शन क्या है, नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी मतलब नेट जो है वो हर चीज के लिए न्यूट्रल है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल यूजर ऑफ इंटरनेट फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। वो कह रहा है कि जो ये नेट है इसका इस्तेमाल जो है हर कोई कर सकता है नेट न्यूट्रलिटी के लिए, जहां पे आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, जहां पे आप एंटरटेनमेंट भी ले सकते हो। सही बात है कि नहीं है? सही है। तो ACD इसका आंसर हो गया। अब ई ऑप्शन को भी देख लो, क्या बोला है, न्यूट्रल नेटवर्क प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड सर्विस। इट इज ट्रू? नो इट्स नॉट ट्रू। वाई? क्योंकि जो न्यूट्रल नेटवर्क है वो अनलिमिटेड एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड एक्सेस है। क्योंकि आज जो नेट इंटरनेट या नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ मेरे आरती के पास आएंगे और किसी के पास नहीं आएंगे, ऐसा तो है नहीं। ऑप्शन लिमिटेड तो है नहीं, हर किसी के लिए अनलिमिटेड है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई जो है वो गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, ACD। क्लियर हो गया? 116 क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 117।
किस क्वेश्चन पे आ गए? 117 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है अरेंज द स्टेप्स ऑफ पब्लिक रिलेशन प्रोसेस इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। हमको सिक्वेंस में लगाना है इसको। अब देखो पब्लिक रिलेशन का काम क्या होता है? मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को, रेगुलेशन को, जिसके अंदर हमने बहुत तरीके के मॉडल्स भी पढ़े हैं, जैसे कि रेस, रेस में हो गया रिसर्च, एक्शन, कम्युनिकेशन एंड इवैल्यूएशन। राइट, जिसमें हो गया रिसर्च, प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। एक रोप भी है, ROPE, जिसका हो गया रिसर्च, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्रामिंग, इम्प्लीमेंटेशन। जो भी मैंने बताया है ना, इसे नोट कर लेना, क्योंकि ये इनमें से ही कोई ना कोई ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि जून 2024 के जो 18 जून को पेपर हुआ था, वो पेपर पोस्टपोन हो गया था, तो उसमें यही क्वेश्चन आया था कि ए, रेस में ए का मतलब बताओ क्या है। तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शन थे, तो एक्शन वहां पे एक वर्ड इसका आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो डिफाइन करा जाता है, PR प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, तो इससे तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, CDBA। यानी कि डिफाइन करना पब्लिक PR प्रॉब्लम को, फिर आ जाएगा प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा एक्शन एंड एक्शन लेना, फिर लास्ट में इवेलुएट करना। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में। 118 में दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, लाइक जरूर मार दीजिए। और कमेंट भी प्यारे प्यारे कीजिए, कमेंट भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे मोटिवेशन बनता है, वीडियो लाने का मन भी करता है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि कोई कुछ कमेंट तो करता नहीं, कोई रिप्लाई नहीं देता, तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, मुश्किल होता है वीडियो बनाना। तो ये चीज है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 118, सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है। विमर एंड डोमरिक ने, जो कि मास मीडिया डेवलपमेंट रिसर्च का मॉडल दिया था, उस पे क्या आपके वो है सीक्वेंस है। अब देखो क्या सीक्वेंस है। सीक्वेंस ये है, देखो सबसे पहले आ जाएगा द मीडियम इटसेल्फ, उसके बाद यूजर एंड यूजर ऑफ मीडियम, थर्ड क्या है? इफेक्ट ऑफ द मीडियम, एंड फोर्थ है हाउ द मीडियम कैन बी इम्प्रूव। मीडियम इटसेल्फ यानी कि मीडियम, मोबाइल फोन इटसेल्फ, जिसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, हम हर चीज देख रहे हैं, हर चीज हो रही। इफेक्ट क्या हो रहा है? अरे यहाँ पर ये हो गया, वो पुल टूट गया, अरे ये चीज हो गई, ये मॉलिस्टेशन हो गया, ये रेप हो गया, यहाँ पर ये मर्डर हो गया। इफेक्ट, हाउ कैन इम्प्रूव, मीडियम कैन इम्प्रूव। अब हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन चलते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर हो गया? हम्म, क्या है आंसर? द मीडियम, फिर हो जाएगा यूजर एंड यूजेस, ए के बाद डी, डी के बाद आपका इफेक्ट, और इफेक्ट के बाद मीडियम। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। किसकी? 119 की। अब देखो ये भी स्टेटमेंट, देखो मैंने आज जो 10 क्वेश्चन कराए हैं ना, उसमें से 5वें नंबर का ये क्वेश्चन है, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। समझ रहे हो कितना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है? तो अब देखो क्या है। API इज अ न्यूज एजेंसी बेस्ड इन US। क्या API जो न्यूज एजेंसी है वो US की है? क्या ये बिल्कुल सही है? दूसरा, जो द न्यूज एजेंसी है चाइना की, वो जिन्हुआ है। बिल्कुल सही बात है। जिन्हुआ की कौन सी है? 1931 की है। तो बी ऑप्शन ठीक हो गया। तो यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में बी ऑप्शन है। अब बाकी के जो ऊपर वाला ऑप्शन है और नीचे वाला ऑप्शन है, वो भी देखते हैं आगे। ANI इज बेस्ड ऑन जर्मनी। नहीं नहीं, ANI जर्मनी बेस्ड है तो हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, इसलिए ABE ऑप्शन होगा इसका। ABE। ई क्या है? राउटर जो है वो लंदन बेस्ड है, यानी कि आपकी हो गई राउटर कब की है? आपकी 1851 की, तो वो लंदन बेस्ड है, ये भी ठीक है। तो ABE आंसर हो गया। आइए इसको थोड़ा सा ना एलैबोरेट तरीके से हम समझते हैं। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, ये US बेस्ड एजेंसी है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। UPI इंटरनेशनल की बात हो रही, 19, ये होगी आपकी 19 एक सेकेंड, एक होता है UPA। UPA जो है वो है आपकी 1909 की, और जो INS है वो 1907 की है। और उसके बाद आपका आता है UPI। UPI एक है आपकी 1961 की, वो इंडिया वाली है। और ये भी अगर वही है तो उसका ईयर वही है फिर, ठीक है। अगर ये इंटरनेशनल की है तो 1961 इसका ईयर होगा। ठीक है, तो ये US की है, क्लियर रखो। अगला है जिन्हुआ, जो कि 1931 की थी, जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है। क्लियर है? ANI जो है जर्मनी बेस्ड नहीं है, ये इंडिया की है, एशियन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, इंडिया की है।
ठीक है। और एपी, एपी जो है एसोसिएटेड प्रेस, जो कि आ, एक जो है एसोसिएटेड प्रेस है, वो फ्रांस की नहीं है, फ्रांस की तो एएफपी है, यानी कि 1944 की, 1944 की, लेकिन यहाँ पर एपी बोला है, ये 1846 की है। ठीक है, जो मैं ईयर बोल रही हूँ ना, वो हवा में मत नोट करना, इसे लिख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये। और ये कहाँ की है एपी? एपी आपकी जो है वो यूएस की है, यूएस की, ठीक है, ये भी याद कर लो। उसके बाद आपका आता है राउटर, राउटर जो है वो 1851 की है, लंदन की है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 के। ये क्वेश्चन ऐसा है ना, चाहे कितना ही पढ़ लो, कितनी बुक पढ़ोगे, समझ रहे हो, एनटीए चाहता ही है कि 100 में से 100 क्वेश्चन सही ना हो। दो तीन चार क्वेश्चन वो ऐसे डालेगा कि आपका गलत ही जाएगा। ठीक है, तो आप देखो क्या क्वेश्चन है। मेरा तो ठीक हो गया था, मैंने इसमें तुक्का मारा था, बट हो गया ठीक। अब देखो, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, ये बुक है, ये बुक, इसके ऑथर कौन है? निर्जा चौधरी। इसका आंसर क्या है? निर्जा चौधरी है। ठीक है, याद रखना निर्जा चौधरी है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी वो नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि भाई बाकी ऑप्शन में जो दिए हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे कि संजय बारू। संजय बारू का मैं बताती हूँ, संजय बारू, पहले तो ये देख लो, जो निर्जा चौधरी हैं ये जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, ठीक है। और जो संजय बारू हैं, ये भी जो है एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। और इनकी जो बुक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के ऊपर भी इन्होंने अपनी अपनी जो है बुक लिखी है 2014 में। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है विक्रम सेन। विक्रम सेन एक पोएटिशियन है, और इन्होंने जो है नॉवेल्स के ऊपर काम किया है, जैसे कि अ सुटेबल बॉय 1993 की बुक है, द गोल्डन गेट 1986 की बुक है, अ सुटेबल बॉय 1993, द गोल्डन एट गेट 1986 की है। और एक और है टू लाइव्स, जो कि 2005 की है। अब तालवीन सिंह के बारे में जानते हैं। तालवीर सिंह जो है, तालवीन सिंह, ये पॉलिटिकल कम्युनिस्ट हैं, ऑथर हैं और जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने जो बुक लिखी है वो है दरबार, जो कि 2012 की है। और एक देखो, मसीहा मोदी, मसीहा मोदी के ऊपर भी इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है, याद रखना इसको, मसीहा मोदी के ऊपर भी तालवीन सिंह ने लिखी है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल वीडियो। आई होप यू शेयर दिस वीडियो अ लॉट ऑफ, बिकॉज आप शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, मोटिवेशन डाउन होता है। तो आप कमेंट करो, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।